हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विजय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में मैं पहले एक क्लास ले चुका हूँ और इस चैप्टर में मेरा ये दूसरा क्लास है, जिसमें मैं पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं पिछले क्लास को आगे ना बढ़ा करके पिछले क्लास की ही चीज़ को दोहराना चाहूँगा, ठीक है। जिसमें मेनली मेरा क्लास आज का होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, ठीक है। हमारे आंखों में जो प्रॉब्लम होता है देखने में, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में खासकर डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग देख चुके कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ह्यूमन आई के फंक्शन के बारे में देख चुके, ठीक है। तो फंक्शन में दोस्तों हम लोग ये देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो तो उसका इमेज हमारा कहाँ बनता है, आंखों पे, कि रेटिना पे बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा हुआ हो, अगर हमारा आँख अगर नॉर्मल हो, वैसे केस की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर चाहे कहीं भी हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, हमेशा रेटिना पे बनता है। और ये जो इमेज होता है जो दोस्तों, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो आप लोग पूछें कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा कैसे देख पाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन का खासियत है दोस्तों कि हमारा ब्रेन जो है उस इन्वर्टेड इमेज को भी सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है हमारे रेटिना पे, लेकिन हम लोग उसको कैसा देखते हैं, सीधा देखते हैं। ये हमारे ब्रेन का खासियत है, ब्रेन उसे सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट दूर में हो तो वैसे केस में हमारा जो लेंस है, आंखों का जो आई लेंस है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक रखा हुआ हो, वैसे केस में हमारे आंखों का लेंस कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसे लेंस का खासियत दोस्तों, इसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा हाई होता है, और ऐसे लेंस का खासियत ये होता है कि इसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा लो होता है। ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, ठीक है, कि किस शेप के लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम या ज़्यादा होता है। हाँ, और ये जो हमारा जो देखने का जो क्षमता है दोस्तों आंखों का, जिसमें हम लोग दूर के भी ऑब्जेक्ट को उतनी आसानी से देख पाते हैं जितना नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षमता है हमारे आंखों को देखने का, इसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। कि हमारा जो लेंस है वो अपने आप को एकोमोडेट कर पाता है कि हम लोग नज़दीक से नज़दीक रखा हुआ चीज़ों को भी देख पाते हैं। ये सारा चीज़ सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से होता है। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। और ये भी बताया था दोस्तों कि हमारा जो नॉर्मल आई होता है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो होता है 4 डायोप्टर। हाँ, और मैं पिछले क्लास में बताया था रेंज ऑफ विजन के बारे में कि हमारा जो देखने का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों हम लोग कम से कम, अगर मैं एक नॉर्मल आई की बात करूँ, यहाँ पर फ़िलहाल मैं डिफेक्टेड आई के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आई का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि हम जो नज़दीक से नज़दीक कितने डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली दोस्तों, तो वह है 25 सेंटीमीटर। ये बात आप लोग याद रख लें, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल आई है वो कम से कम कितने डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, तो डिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारे आँख से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट को मैं कितना दूर ले जाऊँ कि मैं इसे क्लियरली देख सकता हूँ, तो ये डिस्टेंस है दोस्तों इन्फिनिटी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है, चांद सूरज जो भी है उतनी दूरी तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है दोस्तों देखने का हमारे आंखों का, इसे हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। ये वर्ड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नियर पॉइंट क्या होता है कि वह डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम लोग क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसे हम लोग नियर पॉइंट बोल रहे हैं। और फार पॉइंट किसे बोलते हैं दोस्तों, वो अधिकतम डिस्टेंस जहाँ पर के रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। तो एक नॉर्मल आई के लिए अगर मैं बात करूँ, फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और नियर पॉइंट कितना होता है दोस्तों, तो है 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। ये चीज़ आप लोग याद कर लें, ठीक है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एक डाटा है जिसे याद करना है, ठीक है। और फार पॉइंट इन्फिनिटी नॉर्मल आई के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट जो देखने का जो हमारा क्षमता है, ये तो मैं नॉर्मल आई का बात किया अभी तक, ठीक है। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ये मैं बात जो बोला फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, समय के साथ अगर हम लोग बड़ा जाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, यानी हमारा फार पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया।
यानी हमारे आँखों में कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है। या कभी कभी 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर ले जाए, सपोज कि 50 सेंटीमीटर अगर ले गए तो हम लोग क्लियर देख पाएंगे। तो बोलेंगे कि हमारे नियर पॉइंट में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। और दूर के चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रहा है मीन्स फार पॉइंट में हमारा दिक्कत है। इन्फिनिटी से थोड़ा नज़दीक की चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं। तो जिसमें नियर पॉइंट, जैसे कि मैं बोला अभी कि 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा 50 सेंटीमीटर की दूरी को मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नियर पॉइंट में प्रॉब्लम है, फार पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फार दूर रखे ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूँ। या किसी में होता है कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है लेकिन नज़दीक रखे ऑब्जेक्ट को देख पाता है, यानी उसके फार पॉइंट में प्रॉब्लम है लेकिन नज़दीक वाले में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा एज बुढ़ापे की अवस्था में आ जाता है दोस्तों, तो वैसे केस में होता क्या है कि 25 सेंटीमीटर पे भी रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं और साथ ही दूर पे भी रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो सारा ये सब प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारा जो दोस्तों बेस्ड है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर ही बेस्ड है। पिछले क्लास में डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ा चुका था, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट के बारे में पढ़ाया था। ऐसे हमारे आंखों में तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को 3 तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ना है, जिसे आप लोग को याद रखना है। 3 तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पहला है मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं जिसे मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। तो पहला जो है दोस्तों मायोपिया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ। पहला जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है, मायोपिया। मायोपिया जिसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। नाम तो है दोस्तों शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। सुनने से लगता है कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी आप लोग सुने शॉर्ट साइटेडनेस, तो इसका मतलब आप लोग लगाएं कि दूर रखे चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया मतलब दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखने में हमें दिक्कत हो रहा हो। पैरेलल रेज यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ होगा। ऐसे मायोपिया केस में होता क्या है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट अगर दूर में रखा हुआ हो तो उससे आता हुआ जो रेज ऑफ लाइट होता है वो रेटिना से पहले कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं बोला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो तो उससे आता हुआ जो रेज ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो कहाँ कन्वर्ज होता है दोस्तों, तो कन्वर्ज होता है रेटिना से पहले। सॉरी। और मैं पिछले क्लास में ये भी डिस्कस कर चुका था ये क्यों होता है। या तो ये आईबॉल हमारा इलोंगेट हो जाए, ठीक है, इलोंगेट होने की वजह से ये पहले कन्वर्ज हो जा रहा हो, या दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि हमारा जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन उसे कन्वर्ज कहाँ होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसका इमेज देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी से अगर नज़दीक लाया जाए, सपोज़ कि 100 मीटर या सपोज 200 मीटर के डिस्टेंस पर अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसे हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल आई के लिए ये जो इन्फिनिटी जो होता है फार पॉइंट होता है। लेकिन ये जो डिफेक्टेड आई है, मायोपिक आई है, इसका फार पॉइंट कितना है दोस्तों, इतना है, यहाँ तक। सपोज कर रहा हूँ, इसे आप लोग को याद नहीं रखना है। सपोज कि 200 मीटर इसका फार पॉइंट, अधिक से अधिक उतने दूरी तक के ऑब्जेक्ट को ये देख पा रहा है। तो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो ये जो मायोपिक आई है इसका फार पॉइंट सपोज कि 200 मीटर है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो अधिक से अधिक तो इसे क्लियरली देख पाएगा, क्योंकि इसका इमेज कहाँ बन रहा है दोस्तों, रेटिना पे बन रहा है। सॉरी यार, कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे भी खांसी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए तो डॉक्टर आपको कौन सा लेंस लगाने का सलाह देता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है दोस्तों, वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, पहले कन्वर्ज हो जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे लेंस लगाने की जो इसे थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ।
जो ये कन्वर्ज पहले हो जा रहा है दोस्तों, हम लोग चाह रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट जो आ रहा है थोड़ा सा डाइवर्ज करे, फिर ये कन्वर्ज हो भी तो ये कहाँ पे कन्वर्ज हो, रेटिना पे कन्वर्ज हो अल्टीमेटली। तो यहाँ पे कैसे लेंस का ज़रूरत है दोस्तों, हम लोग को कॉनकेव लेंस का ज़रूरत है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब कॉनकेव लेंस लगाने से क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ से कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है, इसे थोड़ा सा डाइवर्ज किया, फिर अल्टीमेटली कन्वर्ज किया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना में बन रहा है। अब ये जो डाइवर्ज किया दोस्तों, इस तरह से डाइवर्ज हुआ है ए रे, इसे मैं पीछे अगर प्रोड्यूस करते जाता हूँ तो यहाँ पे इस आँख को लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये वही पॉइंट है दोस्तों कि जो कि जहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को ये आई जो है क्लियरली देख पा रहा था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो ये क्या कर पाता, आसानी से देख पाता। और ये जो कॉनकेव लेंस है यही काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा हो और यहाँ से अगर क्रॉस करे इस कॉनकेव लेंस से, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा रे ऑफ लाइट। अब इस आँख को ऐसा लगेगा कि वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इस आँख के लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे उसको फील होगा, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस लेंस का बात करता हूँ, इस लेंस का अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, और इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ पे बना है दोस्तों, यहाँ पे बना है। ठीक है, लेकिन इस लेंस का अगर मैं बात करूँ, इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करता है। ठीक है, इस लेंस के लिए तो ये इमेज है, लेकिन यही अगर मैं इस लेंस का बात करूं तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट ये है, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। और अगर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट सपोज कि दिया हुआ हो 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर रखे किसी ऑब्जेक्ट, 80 सेंटीमीटर नहीं, मैं इसे मीटर कर देता हूँ। ठीक है, 80 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसका फार पॉइंट कितना हो गया, 80 मीटर। सवाल ये है कि आपको कितने पावर का लेंस लगाने का ज़रूरत है इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। तो लेंस कितने पावर का लेंस लगाने का ज़रूरत है, इसके लिए तो आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैं u और v कितना कितना लूँ। तो आप ये आई लेंस को भूल जाएं, आप ये जो करेक्टिव लेंस है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके बारे में देखें। ये जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। और इमेज कहाँ बना है दोस्तों, इमेज यहाँ पे बना है। इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है। और ये डिस्टेंस क्या है, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। ठीक है, तो ये पॉइंट का आप लोग लिख लें कि u कितना है, इन्फिनिटी, एंड v कितना है, फार, v हम लोग किसे बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। ये बात क्लियर है, ये मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन मैं सोचा कि और थोड़ा सा और एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन वही है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। एक मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द
डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कितने पावर के लेंस का ज़रूरत होगा? तो इतना तो आप लोग को मैं बता चुका कि अगर मायोपिया है तो उसे कॉनकेव लेंस लगाने की ज़रूरत है, और उस कॉनकेव लेंस का पावर कितना होना चाहिए इसे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f, ठीक है। u ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसे ही लिख लेता हूँ, इन्फिनिटी 1/v। v कितना है दोस्तों? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब 0.8 हो गया इजिकल टू 1/f। ये वाला टर्म तो दोस्तों 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे में इन्फिनिटी लिखा हुआ है। 1/0.8 इजिकल टू 1/f, यानी f कितना हो गया दोस्तों? 0.8 मीटर। फोकल लेंथ, कितने फोकल लेंथ के लेंस का ज़रूरत है हमें? 0.8 मीटर, यानी पावर इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? p इजिकल टू 1/f, यानी 1/0.8। इसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर 10 लिख देता हूँ, नीचे 8, 2 5 जा 2 4 जा, यानी 5/4 डायोप्टर। इतने पावर के लेंस का उसको ज़रूरत है। इसे मैं पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, 1 पॉइंट समथिंग होगा डायोप्टर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग प्लस माइनस ध्यान दे सकते हैं कि ये जो फार पॉइंट है v जो है दोस्तों, इमेज किधर बना है? अगर मैं इस लेंस का बात करता हूँ, इसका इमेज कौन साइड बना है? लेफ्ट साइड बना है, तो मैं यहाँ पे माइनस लेते चलता हूँ, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ये यानी पावर कितने पावर का लेंस का ज़रूरत है? मैं अच्छी तरह से डिवाइड ही कर देता हूँ। 4 1 जा 4 बचा 1, ठीक है। 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20, माइनस 1.25 डायोप्टर। देखने वाली बात यह है कि मायोपिया से जो ग्रसित जो व्यक्ति है उसके लिए कैसे पावर के लेंस की ज़रूरत है दोस्तों? नेगेटिव पावर, ठीक है। यानी वैसा व्यक्ति जो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है, उसको देखने के लिए कैसा लेंस चाहिए? पहला बात तो कॉनकेव लेंस चाहिए, और कॉनकेव लेंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पावर कॉनकेव लेंस का कैसा होता है? माइनस में होता है। तो नेगेटिव पावर वाले लेंस का ज़रूरत है उसे, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दोस्तों हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो नाम से लगता है दोस्तों लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये नाम का जस्ट उल्टा है। अगर फार साइटेडनेस अगर वर्ड आता है दोस्तों, तो आप लोग ये मीनिंग लगाएं कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रहा हो, यानी इसके नियर पॉइंट में प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है। दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है, ठीक है, दूर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तो नहीं देख पाएगा, थोड़ा सा अगर दूर रखा जाए तो देख पाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो तो उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर दूर रखा हुआ हो तो देख पाएगा। और ये जो दूर है दोस्तों, इस व्यक्ति का नियर पॉइंट है, ऐसा ना समझे कि फार पॉइंट है। फार पॉइंट में तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट में बोला था 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका जो नियर पॉइंट है दोस्तों 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और मायोपिया का जो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी से कम होता है। नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और यहीं अगर हाइपरमेट्रोपिया का बात किया जाए दोस्तों, तो इसका नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेकिन फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी है। फार पॉइंट इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने में से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन नज़दीक अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट, तो ये व्यक्ति उसका इमेज नहीं देख पाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा। लेकिन यही अगर दूर में रखा हुआ हो तो आसानी से देख सकता है। यानी इस हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो चेंज हो गया है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होके सपोज कि 50 सेंटीमीटर हो गया है। इसका नियर पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया जिस किसी भी व्यक्ति को है, ठीक है, वो व्यक्ति
25 सेंटीमीटर पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है दोस्तों, तो उसका इमेज जो है रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया के केस में पहले बन रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। ये भी दो कारणों से होता है दोस्तों। पहला कारण तो ये है कि आईबॉल का साइज छोटा हो जाना, ठीक है, आईबॉल का साइज क्या हो जाना, छोटा हो जाना। या दूसरा पॉइंट ये है, इस जो आई लेंस है इसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा घट जाना। दो कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसका जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बन रहा है। बनना कहाँ चाहिए दोस्तों, यहाँ पे। ये कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा में रखा हुआ। तो जिस किसी भी व्यक्ति को अगर हाइपरमेट्रोपिया है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर किस तरह के लेंस के यूज की सलाह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थोड़ा लेट से कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। इसे कन्वर्ज पहले होना चाहिए था। तो इसे ठीक करने के लिए दोस्तों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि इसको कन्वर्ज करा के रेटिना पे इसको कन्वर्ज करा दे, ठीक। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर रखता हूँ, क्योंकि इसको देखने का में दिक्कत किसे हो रहा है, 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ हो, अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से ये रे ऑफ लाइट जाता है। पहली बार ये यहाँ पे कन्वर्ज करता है, बेंड होता है, ठीक है। फिर ये रे ऑफ लाइट आई लेंस से होकर गुजरता है। आई लेंस से होकर गुजरने के बाद ये सेकेंड टाइम इसमें कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। और इस तरह से इसका इमेज कहाँ बन जाता है दोस्तों, रेटिना पे बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे बेंड हुआ हल्का सा, और यहाँ पे भी इस तरह से जा रहा था, हल्का सा बेंड हुआ। अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करूँ दोस्तों, तो ये यहाँ कहीं मीट होगा, ठीक है। अब इसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस लेंस का बात किया जाए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस लेंस का इमेज कहाँ बना दोस्तों, यहाँ बना, ठीक है। लेकिन अगर इस लेंस का बात किया जाए, तो इस लेंस के लिए ये जो इमेज यहाँ पे है, ये इमेज ही इस लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस लेंस का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ तक का बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तक का बात तो आप लोग क्लियर ही है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर इस पे अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का अगर बारी है, कि अगर किसी व्यक्ति को का अगर नियर पॉइंट अगर कुछ दे दिया हुआ, सपोज कि 30 सेंटीमीटर अगर नियर पॉइंट दे दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर ना होकर के, 25 सेंटीमीटर के चीज़ों को देखने में तो दिक्कत होता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने में उसे दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नियर पॉइंट उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, उसे कितने पावर के कॉन्वेक्स लेंस को लगाने का आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भी सेम फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f को लेकर के चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि u भी मैं कितना लूँ। तो u इस लेंस का अगर बात किया जाए, दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। u कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर वैल्यू के रूप में इसे याद कर लें। और ये 25 सेंटीमीटर क्या है, एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, ठीक है। u 25 सेंटीमीटर। और v में कितना लूँ, v दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस लेंस का इमेज कहाँ बना है, यहाँ बना है। और ये क्या है, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, कि इस डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, u 25 सेंटीमीटर एंड v क्या है, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर देता हूँ तो आप लोग को बात क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट दिया हुआ है, दोस्तों 1 मीटर। तो सवाल ये है कि कितने पावर के लेंस को उसे लगाने की आवश्यकता है।
जिससे कि उसका नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर पे आ जाए, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू में कितना लूँ, यू में बोला था 25 सेंटीमीटर, सबसे पहले उसी को ले लेता हूँ 25 सेंटीमीटर, और यू के पहले क्या माइनस साइन। भी में कितना लूँ, नियर पॉइंट कितना है 1 मीटर, मीन्स सेंटीमीटर है तो मैं सेंटीमीटर में ही लेता हूँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। भी निगेटिव में होगा, सारा चीज़ लेफ्ट साइड हो रहा है तो माइनस में, -1/100 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम 100 हो जाएगा, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/f। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/100 इज इक्वल टू 1/f। यानी f जो हो जाएगा 100/3 33.33, ठीक है। मैं इसे डिवाइड नहीं करता हूँ। ये जो फोकल लेंथ आया दोस्तों f इज इक्वल टू 100/3, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सवाल ये है कि पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना आया है 100/3, 3 ऊपर चला जाएगा 3/100। ओह सॉरी, और ये जो फोकल लेंथ में यूज कर रहा हूँ क्या सेंटीमीटर में यूज कर रहा हूँ। सेंटीमीटर को अगर मीटर में मैं कन्वर्ट करूँगा दोस्तों, ये सेंटीमीटर वाला टर्म है पूरा, मैं अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 100 वाला टर्म कट गया, 3 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया 3 डायोप्टर, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कैसे लेंस का आवश्यकता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए नेगेटिव पावर वाले लेंस का ज़रूरत पड़ता है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए पॉजिटिव पावर वाले लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का 2 पॉइंट मैं क्लियर कर चुका, मायोपिया एंड दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा जो है होता है दोस्तों प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता है ये है दोस्तों कि ये जनरली बुढ़ापे में होता है, ठीक है। बुढ़ापे में हमारा जो आंखों का जो सिलियरी मसल्स है उसका क्षमता थोड़ा सा खत्म हो जाता है, जिससे हमारा जो आई लेंस का जो एकोमोडेशन पावर है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हमको नज़दीक के चीज़ों को देखने में दिक्कत होता ही है, साथ में दूर रखे चीज़ों को भी देखने में दिक्कत होता है। तो नज़दीक के चीज़ों को भी देखने में दिक्कत और दूर रखे चीज़ों को भी देखने में दिक्कत, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जो कि बुढ़ापे में होता है, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को ठीक करने के लिए दोस्तों बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। बाइफोकल लेंस मतलब 2 तरह का लेंस होता है उसमें, उसके जो चश्मा होता है दोस्तों उसमें 2 तरह का, एक कॉन्केव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसमें 2 भाग होता है लेंस का, ठीक है। नीचे जो भाग होता है दोस्तों वो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए होता है, और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए अभी हम लोग पढ़े हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, हाइपरमेट्रोपिया जो नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रहा है। नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों कैसा लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव, जो कि हम लोग मायोपिया में देखे थे कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है। पहला पॉइंट में बता दिया, दूसरा पॉइंट में बता दिया, तीसरा प्रेस बायोपिया, चौथा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है ये भी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट भी दोस्तों एक्चुअल में होता है कि हमारा जो आई लेंस है उसका जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल में आई लेंस में एक कुछ मेम्ब्रेन आ जाता है जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट जो आई लेंस तक पड़ रहा है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से चीज़ें धुंधला पड़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों
किसी भी तरह के लेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि लेंस से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉल्ट आई लेंस में ही हो गया है। ठीक है, इसके लिए एक मात्र उपाय ऑपरेशन ही है, जिससे कि हमारा जो आई लेंस है उसे निकाल कर वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कैटरेक्ट है, जो कि हमारा आई लेंस में थोड़ा सा उसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाने से ये प्रॉब्लम होता है, जिसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर, में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है? तो इसमें होता ये है दोस्तों कि हमारा आँख जो है, यहाँ पर कॉर्निया है, ठीक है, आई बॉल है। तो हम ये जो एस्टिग्मेटिज्म है दोस्तों, मेनली कॉर्निया की वजह से होता है। जो अधिकतर जो केस है 90% हम बोल सकते हैं कि कॉर्निया की वजह से ही एस्टिग्मेटिज्म होता है, लेकिन कुछ % केस इसके आई लेंस की भी वजह से हो सकता है। लेकिन आप लोग मेनली लिखें, कॉर्निया का जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, जो कॉन्वेक्स शेप, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से होता क्या है कि बहुत सारे जो रे ऑफ लाइट आ रहे होंगे, इस कॉर्निया पे पड़ रहे होंगे, इसका जो जिसे वो सेम रेट से कन्वर्ज नहीं करा पाता है किसी पॉइंट पे। ठीक है, हर एक को अलग अलग रेशियो से इसे कन्वर्ज कराता है। इसका जो कॉन्वेक्स शेप है, इसमें थोड़ा सा खराबी आ जाता है। इस वजह से इसका जो इमेज है दोस्तों, एक जगह पे ना बन करके मल्टीपल पॉइंट पे इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ रेटिना पे भी बनेगा, कुछ रेटिना से पहले बनेगा, कुछ रेटिना के बाद भी बनेगा। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है दोस्तों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है हमारे रेटिना पे ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेटिना से पहले ही बन सकता है, रेटिना पर भी बन सकता है, रेटिना के बाद भी बन सकता है। तो मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है ऐसे केस में। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इमेज जो है मल्टीपल पॉइंट्स पे फॉर्म होते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम को दोस्तों दूर करने के लिए एक सिलिंड्रिकल लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग बस इतना ही जानें कि जो एस्टिग्मेटिज्म होता है उसको दूर करने के लिए कैसे लेंस का आवश्यकता होता है दोस्तों, सिलिंड्रिकल शेप के लेंस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वो सारे का जो इमेज होता है रेटिना पर बनाता है। जितने भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, सारे का इमेज कहाँ पे बन पाता है? रेटिना पे बन पाता है, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हैं। 5 पॉइंट पढ़े। 6ठा पॉइंट में दोस्तों हम लोग देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। 7वां नंबर पे देखेंगे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स होता है दोस्तों कि रात में देखने में समस्या होता है। ठीक है, ये कॉमन सा प्रॉब्लम है, किसी में भी हो सकता है। ये मेनली विटामिन ए की कमी से होता है। अगर कोई विटामिन ए का मात्रा अगर रेगुलर नहीं ले रहा हो, हरा साग सब्जी वगैरह नहीं खा रहा हो, तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस का समस्या देखा जा सकता है। ठीक है, जिसे उसे रातों में किसी भी चीज़ को देखने में दिक्कत होगा, देखेगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं देख पाएगा। ठीक है, मतलब और लोग जैसे देख पाते हैं उस तरह से वो नहीं देख पाएगा। रात में तो ऐसे भी हम लोग नहीं देख पाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ कि ये एक आदमी है, ये एक गाय है, इतना हम लोग जान पाते हैं रात में। लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि वो किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग नहीं देख पाते हैं। किस कलर का गाड़ी जा रहा है, ये सब नहीं देख पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये गाड़ी है, ये आदमी है, ये गाय है, बकरी है, इतना हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसे भी अगर देखने में किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रहा हो तो उसे बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो मैं पिछले क्लास में बोला था दोस्तों कि हमारे जो रेटिना पर 2 तरह के सेल होते हैं, जिसे हम लोग लाइट सेंसिटिव सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स दोस्तों एक होते हैं रोड्स, दूसरा होते हैं कोन्स। ठीक है, रोड्स दोस्तों एक सेल होते हैं जो रोड के शेप में होते हैं। ठीक है,
इसलिए इसे हम लोग रोड सेल नाम दें, बीच में न्यूक्लियस होगा। तो जो व्यक्ति अगर विटामिन ए का मात्रा नहीं सेवन कर रहा हो, जिसमें विटामिन ए का डिफिशियंसी हो गया हो, उसमें दोस्तों उसके रोड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। रोड सेल का खासियत मैं बता चुका था कि रोड सेल्स जो होता है कि डिम लाइट में हमें देखने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। जिसमें रोड सेल्स का मात्रा कम होगा और डिम लाइट में उसको देखने की क्षमता कम होगा, जिसमें रोड सेल्स ज़्यादा होगा उसमें उसे डिम लाइट में भी देखने की क्षमता ज़्यादा होगा। तो हमारे ह्यूमन आई में रोड सेल्स का मात्रा थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर कुछ पक्षी अगर बोले कि उल्लू वगैरह, उसमें रोड सेल्स का मात्रा ज़्यादा होता है, संख्या ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग रात में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं, देख तो पाते हैं, लेकिन वो लोग भी ये नहीं जान पाते कि वो किस कलर का चीज़ है, ठीक है। कलर इसमें इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों, रात में बस ये उसका शेप साइज पता चलता है कि क्या है। तो ये रोड सेल्स, कोन सेल्स दोस्तों एक कोन शेप का होता है, ठीक है। रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स हमें अंधेरे में देखने के लिए यूजफुल होता है, और कोन सेल्स जो दोस्तों इसमें हम कलर वगैरह को देख पाते हैं। कोन सेल्स ही वो सेल्स है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हम लोग देख पाते हैं, या तो फिर किसी भी लाइट के ब्राइटनेस को देख पाते हैं, मतलब दिन में किसी भी चीज़ को देख पाने के लिए कोन सेल हमें सक्षम बनाता है। रोड सेल्स रात के समय डिम लाइट में देखने के लिए, कोन सेल्स ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव है एंड कलर के लिए। तो कोन सेल्स दोस्तों मेनली 3 तरह का होता है। एक कोन सेल्स जो रेड लाइट को देखने के लिए यूज होता है, एक कोन सेल्स ग्रीन कलर को देखने के लिए यूज होता है, तीसरा कोन सेल्स ब्लू के लिए, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 ही कलर को देखने वाले हमारे आँख के अंदर रेटिना के पास सेल्स हैं, तो बाद बाकी कलर को हम लोग कैसे देख पाते हैं, येलो को कैसे देखेंगे, ठीक है, या और भी कलर होते हैं उसे हम लोग कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है ये जो 3 कलर है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। और इसी प्राइमरी कलर के मिलने से बहुत सारे कलर का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्राइमरी कलर्स को हम लोग डिफरेंट रेशियो में अगर मिलाएं तो डिफरेंट कलर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यानी हमारे पास मेनली 3 ही कलर प्राइमरी कलर होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और उसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारे कलर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह का कोन सेल्स, इसी 3 कलर के कोन सेल्स की हेल्प से हम लोग किसी भी कलर को देख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 कलर प्राइमरी कलर है, और ये प्राइमरी कलर के ही मिलने से जितने भी सारे कलर हैं वो सारे बनते हैं। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो मैं बोल रहा था नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कब होगा? जब व्यक्ति के रोड सेल्स में प्रॉब्लम होगा, अंधेरे में देखने का उसका ताकत खत्म हो गया है, तो रोड सेल्स, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रोड सेल्स में प्रॉब्लम है, सीधा सा मतलब है। रोड सेल्स में प्रॉब्लम कब होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है, वैसे केस में रोड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग देख चुके हैं, रोड सेल्स। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों किससे रिलेटेड है? कौन सेल से रिलेटेड है? तो कलर ब्लाइंडनेस ऐसे तो 3 तरह का होता है, ठीक है, जिसमें रेड कलर को देखने में दिक्कत हो, ग्रीन कलर को देखने में दिक्कत हो, ब्लू कलर को देखने में दिक्कत हो। लेकिन जो मेजर जो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड एंड ग्रीन कलर को ही पहचानने में होता है, ठीक है। मेजर जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड एंड ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस हमारे आंखों का वो डिफेक्ट है जिसमें हम लोग रेड एंड ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाते कि वो रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं उसे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। उसमें होता क्या है दोस्तों कि उस व्यक्ति का जो कौन सेल्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उसे कलर को रीड करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस मेनली दोस्तों एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जिसमें हम लोग कलर को नहीं देख पाते हैं, मेनली रेड एंड ग्रीन कलर को। अगर सिग्नल पे अगर ग्रीन कलर बत्ती जला हो तो उसे कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति उसे नहीं जान पाएगा कि ग्रीन कलर है। रेड कलर का बत्ती जला हो तो भी वो नहीं जान पाएगा कि रेड कलर का बत्ती है। इसीलिए दोस्तों कि आप लोग देखते होंगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, खासकर रेलवे वगैरह में, उसे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी ट्रैफिक लाइट होते हैं रेड ग्रीन वगैरह से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब सारा उसमें अगर प्रॉब्लम हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, तो दोस्तों वो सिग्नल ही नहीं जान पाएगा, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस
में दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मेनली मेल को ही होता है, पुरुषों में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका एक खासियत ये है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोजोम है दोस्तों वो है एक्स क्रोमोजोम। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम, जिसकी वजह से एक्स क्रोमोजोम में कुछ डिफेक्ट आ जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो एक्स क्रोमोजोम में डिफेक्ट आ जाने से कलर ब्लाइंडनेस हो जाए ऐसा कहना भी मुश्किल है। वो इसके कलर से रिलेटेड जो क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होता है। अब बोलें कि एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम होने से तो हीमोफीलिया भी होता है, ठीक है, वो भी एक तरह का जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन वो एक अलग तरह का डिजीज है और ये कलर से रिलेटेड है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा आंखों का प्रॉब्लम जिसमें हमें रेड एंड ग्रीन कलर को देखने में दिक्कत होता है, उसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो ठीक है, आज का क्लास दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के आगे क्या है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।